everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about difference between sale and agreement to sale, which is most important concept of business law under Sale of Goods Act 1930. So let's get started. So हम लोग कुछ बेसिस के अकॉर्डिंग सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है उसको समझेंगे। तो पहला बेसिस है मीनिंग। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग दोनों जो टर्म है उसके मीनिंग को समझेंगे। सो इन सेल ऑनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर राइट अवे मीन्स इमिडिएटली। जो सेल है उसमें सेलर के द्वारा बायर को इमीडिएटली यानी कि तुरंत ऑनरशिप ट्रांसफ़र किया जाता है, जबकि इन एग्रीमेंट टू सेल ऑनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड इन द फ्यूचर ऑन कंडीशन। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में सेलर के द्वारा बायर को ऑनरशिप फ्यूचर डेट पे या फिर किसी स्पेसिफिक कंडीशन के फुलफिलमेंट के बाद ट्रांसफ़र की जाती है। अगला बेसिस है डिफिनेशन मीन्स लीगल प्रोविजन अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 3 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल इज डिफाइंड एज where under a contract of sale the property in goods is transferred from the seller to the buyer, it is called sale. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जब बायर सेलर के द्वारा बायर को प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी कि ऑनरशिप इन गुड्स ट्रांसफ़र की जाती है तो वो होता है सेल। मीन्स सेल में सेलर के द्वारा बायर को इमीडिएटली जो है गुड्स की जो प्रॉपर्टी होती है, गुड्स की जो ऑनरशिप होती है वो ट्रांसफ़र की जाती है। एग्रीमेंट टू सेल को भी डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 क्लॉज 3 में ही, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस at to future date or subject to some condition thereafter fulfilled, the contract is called an agreement to sale. जिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो गुड्स की ऑनरशिप होती है, जो गुड्स की प्रॉपर्टी होती है वो फ्यूचर डेट में या फिर किसी स्पेसिफिक कंडीशन के फुलफिलमेंट के बाद ट्रांसफ़र की जाती है तो वो होता है एग्रीमेंट टू सेल। वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है एग्रीमेंट टू सेल। अगला बेसिस है टाइप या फिर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो जो सेल होता है वो एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, मीन्स वो इंस्टेंटली कंप्लीट किया जाता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो फ्यूचर में परफॉर्म किया जाता है, उसमें जो ऑनरशिप है वो फ्यूचर में ट्रांसफ़र होती है। अगला बेसिस है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। सेल में जो गुड्स का ऑनरशिप है वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र किया जाता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में वो किसी फ्यूचर डेट पे या फिर किसी सर्टेन कंडीशन के फुलफिलमेंट के बाद इसमें जो गुड्स की ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र की जाती है। अगला बेसिस है रिस्क ऑफ लॉस। मीन सेल और एग्रीमेंट टू सेल का जो प्रोसेस है उसमें यदि गुड्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उसके लिए कौन लाइबल होगा, सेलर या फिर बायर, इसे समझते हैं। सो इन सेल रिस्क ऑफ लॉस पासिस टू द बायर इमीडिएटली। सेल का जो प्रोसेस है इसमें रिस्क जो है ऑनरशिप के ट्रांसफ़र होने के साथ साथ जो गुड्स का रिस्क है वो भी पास हो जाता है। सो इवन इफ द गुड्स आर स्टिल विद द सेलर, जो गुड्स का पोजीशन है वो सेलर के पास रहने पर भी यदि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है तो बायर जो है उस लॉस के लिए लाइबल होगा, सेलर नहीं होगा। इन एग्रीमेंट टू सेल रिस्क ऑफ लॉस रिमेन्स विद द सेलर अंटिल द ऑनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर। एग्रीमेंट टू सेल में जो रिस्क होता है वो सेलर पे ही होता है जब तक कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र ना कर दिया जाए। अगला बेसिस है रेमेडीज फॉर ब्रीच। द सेलर कैन सू बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स इफ द बायर wrongfully refuses टू पे। जो बायर है यदि ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सेलर जो है उस बायर को प्राइस के लिए, गुड्स के प्राइस के लिए सू कर सकता है। इन एग्रीमेंट टू सेल द सेलर कैन ओनली सू फॉर डैमेजेस नॉट फॉर द प्राइस एज ऑनरशिप हैज़ नॉट येट पास्ड। जो एग्रीमेंट टू सेल है उसमें ऑनरशिप पास नहीं हुआ होता है, जिस कारण से जो सेलर है वो सिर्फ डैमेजेस के लिए सू कर सकता है, प्राइस के लिए नहीं। उसको जो डैमेज हुआ है उस से बायर के एक्सेप्ट ना करने से, उस बायर के उस गुड्स को ना लेने से जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए ही सेलर सिर्फ सू कर सकता है, उससे प्राइस के लिए नहीं कर सकता। जबकि सेल में वो प्राइस के लिए सू कर सकता है क्योंकि सेल में जो है ऑनरशिप पास हो चुकी है और गुड जो है जो गुड्स है वो पूरी तरीके से बायर का हो गया है, बायर उसका ऑनर हो चुका है। अगला है बायर्स रेमेडीज, यानी कि जब सेलर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे तो बायर के पास क्या रेमेडी है। सो बायर कैन आल्सो क्लेम डिलीवरी एंड रिकवर गुड्स। सेल में जो बायर है वो क्लेम कर सकता है डिलीवरी के लिए, और जो गुड्स है यदि वो सेलर के पास है तो उसकी रिकवरी के लिए क्लेम कर सकता है। बायर कैन ओनली क्लेम डैमेजेस नॉट डिमांड गुड्स डायरेक्टली। जबकि इन एग्रीमेंट टू सेल जो बायर है वो सिर्फ उसको जो डैमेजेस हुए हैं सेलर के द्वारा गुड्स की डिलीवरी ना करने से, जो उसको डैमेजेस हुए हैं उसके लिए वो क्लेम कर सकता है, गुड्स को डायरेक्टली मांग नहीं सकता, गुड्स के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। अगला बेसिस है राइट टू यूज़। द बायर
दैट इज ऑनर इन सेल हैज़ राइट टू यूज़ द गुड्स। जो बायर होता है वो गुड्स का ऑनर होता है, क्योंकि सेल में जो गुड्स की ऑनरशिप है वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र की जाती है सेलर के द्वारा बायर को, जिस कारण से बायर ऑनर होता है। तो उसको जो भी गुड्स का वो परचेज किया है, जो भी गुड्स का वो ऑनर है, वो उसे यूज़ करने के लिए उसके पास फुल्ली राइट है, राइट इन रेम है। अगला है इन एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट गिव राइट टू यूज टू द बायर अंटिल ऑनरशिप इज ट्रांसफर। एग्रीमेंट टू सेल में जो बायर है उसके पास कोई भी राइट नहीं होता है उस गुड्स को यूज़ करने का, जब तक कि उस गुड्स का जो ऑनरशिप है वो बायर को ट्रांसफ़र ना कर दिया जाए। अगला है नेचर ऑफ गुड्स। मीन्स सेल और एग्रीमेंट टू सेल में जो एक सब्जेक्ट मैटर है गुड्स, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है गुड्स, वो किस नेचर का होना चाहिए। सो सेल में जो गुड्स है वो एग्जिस्टिंग गुड्स होना चाहिए, स्पेसिफिक गुड होना चाहिए। जबकि इन एग्रीमेंट टू सेल यूजुअली फॉर फ्यूचर एंड अनअसर्टेन गुड्स, जो भी एग्रीमेंट टू सेल होते हैं उसमें किसी फ्यूचर गुड्स के लिए एग्रीमेंट होता है, किसी अनअसर्टेन गुड्स के लिए एग्रीमेंट होता है। अगला है राइट्स क्रिएटेड इन सेल। क्रिएट अ राइट इन रेम मीन्स अगेंस्ट द वर्ल्ड। सेल में जो ऑनरशिप है वो सेलर के द्वारा बायर को दी जाती है, मीन्स इमीडिएटली ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर होती है, बायर ऑनर बन जाता है उस गुड्स का, जिस कारण से ऑनर बनने के कारण बायर के पास उस गुड्स को यूज़ करने का, उस गुड्स को सेल करने का, प्लेस करने का, बिलमेंट करने का उसके पास राइट इन रेम मिल जाता है, मीन्स अगेंस्ट द वर्ल्ड उस गुड्स से रिलेटेड वो उसको राइट्स मिल जाते हैं। जबकि इन एग्रीमेंट टू सेल देयर इज राइट इन पर्सोनम अगेंस्ट अ पर्सन ओनली। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में जो सेलर है उसी के अगेंस्ट बायर के पास राइट होता है, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट नहीं होता है, क्योंकि बायर और सेलर के बीच ही उस गुड्स के लिए एग्रीमेंट हुआ है, जिस कारण बायर के पास सिर्फ राइट इन पर्सोनम होता है सेलर के अगेंस्ट। अगला है राइट टू रीसेल। मीन्स सेल और एग्रीमेंट टू सेल में सेलर के पास उस गुड को रीसेल करने का राइट है या नहीं, इसे समझते हैं। सो द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स टू अ थर्ड पार्टी। सेल में जो सेलर है उसे थर्ड पार्टी को रीसेल नहीं कर सकता है। इफ़ दे डू, यदि सेलर ऐसा करता है, द न्यू बायर डज नॉट गेट अ गुड टाइटल। जो न्यू बायर है मीन्स जो पुराना बायर है नहीं, जो थर्ड पार्टी है मीन्स न्यू बायर जो है वो गुड टाइटल गेट नहीं करता है। जबकि इन एग्रीमेंट टू सेल द सेलर कैन रीसेल द गुड्स। एग्रीमेंट टू सेल में जो सेलर होता है वो गुड्स को रीसेल कर सकता है किसी नए बायर को। द न्यू बायर गेट्स अ गुड टाइटल। जो नया बायर है मीन्स जो थर्ड पार्टी के रूप में आया है, बायर और सेलर के बीच में जो थर्ड पार्टी आया है न्यू बायर के रूप में, वो एक गुड टाइटल को गेट करता है। एंड द ओरिजिनल बायर कैन ओनली सू फॉर डैमेजेस। जबकि जो ओरिजिनल बायर होता है वो सिर्फ डैमेजेस के लिए सू करता है। अगला बेसिस है इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। मीन्स बायर के इंसॉल्वेंट हो जाने के बाद सेलर के पास क्या राइट और ड्यूटी होते हैं, इसे समझते हैं सेल और एग्रीमेंट टू सेल में। सो इफ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट बिफोर पेइंग, द सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर बट कैन ओनली क्लेम अ रिटेबल डिविडेंड। बायर के गुड्स की जो प्राइस है उसको पे किए बिना ही, पे करने से पहले ही यदि बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो सेलर जो है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो ऑफिशियल रिसीवर को जो भी गुड्स है उसे सेल करे और उससे जो गुड्स है उसका एक रेटेबल डिविडेंड ले। मीन्स गुड्स का एक कम जो है प्राइस ले। जो ऑफिशियल रिसीवर होता है वो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो इंसॉल्वेंट पर्सन है उसके जो भी मैटर्स हैं, जो भी उसके एसेट हैं उसकी देखभाल करने के लिए और उसके जो भी डेट है उसको चुकाने के लिए। सो जो सेल है उसमें सेलर जो है यदि बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी ड्यूटी है कि जो गुड्स है उसको डिलीवर करे ऑफिशियल रिसीवर को और उसका रेटेबल डिविडेंड ले, मीन्स क्लेम करे उसके लिए। इन एग्रीमेंट टू सेल इफ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट द सेलर इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू पार्ट विद गुड्स अंटिल द प्राइस इज पेड। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में यदि बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सेलर की ये ड्यूटी नहीं बनती है कि वो उस गुड्स को पास करे, उस गुड को जो है ट्रांसफ़र करे, डिलीवर करे, जब तक कि प्राइस पे ना हो जाए। इन इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। अगला बेसिस है इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। इफ द सेलर बिकम इंसॉल्वेंट द बायर कैन रिकवर द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर। यदि सेलर जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है गुड्स को डिलीवर करने से पहले ही, तो जो बायर है उसकी ये राइट है कि वो ऑफिशियल रिसीवर से जो गुड्स है उसका, जिसका सेल हो चुका है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुका है, यदि वो बायर की पोजीशन में है तो ऑफिशियल रिसीवर से बायर जो है उस गुड्स को रिकवर कर सकता है। इफ द सेलर बिकम इंसॉल्वेंट द बायर कैन ओनली क्लेम अ रिटेबल डिविडेंड फॉर एनी प्राइस ऑलरेडी पेड एंड कैन नॉट क्लेम द गुड्स। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में यदि सेलर जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बायर जो है यदि उसने
जो प्राइस है गुड्स का पहले ही पे कर दिया है, तो सिर्फ वो रिटेबल जो है डिविडेंड ले सकता है, ऑफिशियल रिसीवर से वो गुड्स के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। अगला है कन्वर्जन। सेल कैन नॉट टर्न इनटू एग्रीमेंट टू सेल। जो सेल है वो एग्रीमेंट टू सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, एग्रीमेंट टू सेल में टर्न नहीं हो सकता। जबकि एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल व्हेन टाइम इज अप और कंडीशन आर मेट। जबकि एक एग्रीमेंट टू सेल है वो सेल में बदल जाता है जब टाइम कंप्लीट हो जाता है, मीन्स फ्यूचर डेट जो तय किया गया है ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने का वो कंप्लीट हो जाता है, या फिर जो कंडीशन तय किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा सेलर और बायर के बीच में वो कंडीशन फुलफिल हो जाता है। तो जो गुड्स का ऑनरशिप है वो बायर को ट्रांसफ़र हो जाता है सेलर के द्वारा, तो एग्रीमेंट टू सेल जो है सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक पर्सन जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में एंटर करता है, वो एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है और उस रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस है उसको पे कर देता है, और उस रेफ्रिजरेटर को अपने घर पे उसी समय जो है उसी दिन लेकर आता है। तो यहाँ पे जो ये प्रक्रिया हुई है, यहाँ पे जो ये वर्क हुआ है, उसमें जो ऑनरशिप है गुड्स का और जो रिस्क है गुड्स से रिलेटेड वो बायर को ट्रांसफ़र हो जाता है इंस्टेंटली, इमिडिएटली। ये जो हुआ है प्रोसेस वो हुआ है सेल। जबकि इन एग्रीमेंट टू सेल एक पर्सन है वो एक एग्रीमेंट करता है एक फ्लैट खरीदने के लिए जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मीन्स अभी फ्लैट जो है कम्प्लीटली बना नहीं है। वो डॉक्यूमेंट जो है जिसमें ये कहा गया है कि ऑनरशिप विल बी ट्रांसफर आफ्टर ऑल पेमेंट एंड कंस्ट्रक्शन आर कंप्लीटेड, मीन्स ऑन फ्यूचर डेट या फिर ऑन कंडीशन फुलफिल्ड। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बना है, जो एग्रीमेंट बना है बायर और सेलर के बीच में, उस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है कि ऑनरशिप तब ट्रांसफ़र होगी, फ्लैट का ऑनरशिप तब ट्रांसफ़र होगा बायर को जब उस फ्लैट का जो प्राइस है वो फुल्ली पे कर दिया जाए, और जो फ्लैट का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब जो है फ्लैट का जो ऑनरशिप है वो बायर को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पे जब तक कि ऑनरशिप बायर को ट्रांसफ़र नहीं हो जाती, तब तक ये जो डॉक्यूमेंट है वो होगा एग्रीमेंट टू सेल। ऑनरशिप ट्रांसफ़र होने पे ही जो प्रोसेस है वो बनेगा सेल, मीन्स उस टाइम के ख़त्म हो जाने के बाद और उस कंडीशन के फुलफिल हो जाने के बाद जो एग्रीमेंट टू सेल है वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल वो कंप्लीट होता है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। मैं फिर से बोल रही हूँ, यदि वीडियो पसंद आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, नोट्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी ग्रुप हो उसमें शेयर करें, साथ ही वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।